हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, SGPGI के मॉडल पेपर जैसा कि हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक मॉडल पेपर पहले अपलोड किया है, फिर दूसरा मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया है, जिसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें 25 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अभी हम पार्ट 2 लेके आए हैं। ये आपका पार्ट 2 है मॉडल पेपर 2 का। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको सारे आंसर करने हैं कमेंट में। लाइव में आपको कमेंट करने हैं, कितने आंसर सही होते हैं लास्ट में आपको इवैल्यूएशन करके बताना भी है, कमेंट करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। जैसे कि आपको मैंने बताया, हमने 25 क्वेश्चन पहले कवर कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 4 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड फ्रॉम। जो आपका फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, 4 mg दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कब रिकमेंडेड किया जाता है, कब से स्टार्ट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास में स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी। दूसरा ऑप्शन है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरा ऑप्शन है 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू द डिलीवरी। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर गलत करके भी आप सीख सकते हैं। सिर्फ अगर आप देखोगे तो कम सीखोगे, अगर आप लिखोगे गलत करोगे तो जरूर सीख जाओगे जल्दी। तो आपको गलती भी करनी है और सीखना भी है। गलती करके उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है, उससे सीखना है कि आपने क्या गलत किया और क्यों किया। तो आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी आपको 4 वीक पहले, कितने वीक पहले? 4 वीक तो आपको प्रायर स्टार्ट करनी है, और कब तक करनी है? अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 4 सप्ताह से पहले स्टार्ट कर देनी है और 12 सप्ताह तक ये चलने देनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये, और जो डोज है वो आपकी 4 mg है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। जो रीज सिंड्रोम है वो किससे एसोसिएटेड है? पहला ऑप्शन है आपके पास में हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन है यूज ऑफ एस्पिरिन विद वायरल इलनेस। तीसरा है बिलियरी कोलिक, और चौथा है सिकल सेल क्राइसिस। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, किसके साथ है एसोसिएटेड है? क्वेश्चन है हमारा रीज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन बताइए फटाफट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है यूज ऑफ एस्पिरिन विद वायरल इलनेस। ऑप्शन बी इज द राइट। यानी जो आपका रीज सिंड्रोम है वो कब होता है? अगर आपकी वायरल इलनेस है और उसमें आप एस्पिरिन ले लेते हैं तो रीज सिंड्रोम कोज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद कैंसर डेवलप्स प्लूरल इफ्यूजन ड्यूरिंग चेस्ट अस्कल्टेशन फॉलोइंग ब्रीथ साउंड शुड बी एक्सपेक्टेड टू हियर। एक आपका कैंसर का पेशेंट है जिसको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप्स हो गया है। अब उसको चेस्ट अस्कल्टेशन में आपको ब्रीथ साउंड है वो क्या सुनेगी? वॉट शुड बी एक्सपेक्टेड टू हियर, क्या उम्मीद करते हैं आपको क्या सुनाई देगा? पहला है क्रेकल, दूसरा है रोंकाई, तीसरा है डिमिनिश ब्रीथ साउंड, चौथा है व्हीज। तो यहाँ पर क्या सुनने वाला है आपको कमेंट करके बता सकते हैं। कैंसर का क्लाइंट है जिसको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हुआ है, अब उसमें अस्कल्टेशन में आपको क्या सुनेगा? पहला ऑप्शन क्रेकल, दूसरा रोंकाई, तीसरा डिमिनिश ब्रीथ साउंड, चौथा व्हीज। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा
डिमिनिश ब्रीथ साउंड, यहाँ पर यानी जो आपकी साउंड्स हैं वो कम हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, आपको बहुत ही कम साउंड सुनने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है? आईसीपी। नॉर्मल आईसीपी की रेंज क्या होती है? पहला ऑप्शन है 20 to 30 mm ऑफ एचजी, दूसरा ऑप्शन है 30 to 40 mm ऑफ एचजी, थर्ड ऑप्शन इज 5 to 15 mm ऑफ एचजी, फोर्थ ऑप्शन इज 0 to 10 mm ऑफ एचजी। तो व्हाट विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29? The question is asking about normal ICP. What is normal ICP? Option first is 20 to 30 mm of Hz. Option second is 30 to 40 mm of Hz. Option third is 5 to 15 mm of Hz. Option fourth is 0 to 10 mm of Hz. So what will be right answer for the question number 29? Reply in the comment box. And let's see answer. What will you answer? The right answer will be 5 to 15 mm of Hz. तो 5 से 15 mm of Hz is the right answer for normal ICP. Normal ICP is 5 to 15 mm of Hg. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which fontanelle close first into a child? क्वेश्चन इज कौन सा fontanelle सबसे पहले क्लोज होता है बच्चे में? So which fontanelle will be closed first? The first option is frontal, second option is occipital, third option is sphenoid, fourth option is mastoid. कौन सा fontanelle सबसे पहले क्लोज होता है? फ्रंटल, occipital, sphenoidal या फिर mastoid? What will be right answer? Reply in the comment box. क्वेश्चन है सबसे पहले fontanelle कौन सा क्लोज होता है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। द राइट आंसर इज occipital. जो occipital है आपका पीछे जो आपको ओसिपट बोन के ऊपर जो देखने को मिलता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो आपका पोस्टीरियर है वो आपका डायमीटर में छोटा होता है, एंटीरियर डायमीटर में बड़ा होता है। तो सबसे पहले क्लोज भी ये छोटा वाला होता है पोस्टीरियर, जिसका नाम है ओसिपिटल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इन्फेंट यूजुअली डबल देयर वेट बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। इन्फेंट अपना वेट डबल कितनी एज पर कर लेता है या हो जाता है? पहला ऑप्शन है 3 मंथ, दूसरा ऑप्शन 12 मंथ, तीसरा ऑप्शन 6 मंथ, द फोर्थ ऑप्शन इज 9 मंथ। द व्हाट इज द राइट आंसर? कितनी एज पर इन्फेंट का वजन है जो डबल हो जाता है? देखिए यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं, डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, ये मॉडल पेपर है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। द राइट आंसर इज 6 मंथ। 6 मंथ पर बेबी अपना जो बर्थ वेट है उससे डबल कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा ऑफ द बॉडी। कौन सा सब्सटेंस है ब्लड के अंदर जिसकी कमी से आपकी बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा ऑप्शन है हॉर्मोन्स, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स, चौथा ऑप्शन है गैसेस। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कमी होने से आपको एडिमा देखने को मिलता है? तो कमेंट कर सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से सब्सटेंस की ब्लड में कमी होने से आपको बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट और चौथा ऑप्शन आपके पास में गैसेस। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज एल्बुमिन। एल्बुमिन की कमी से आपको एडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपका ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है कौन? एल्बुमिन। एल्बुमिन इज द प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। कोल्ड चेन में जो टेम्परेचर है
वो कितना मेंटेन होता है? ऑप्शन ए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -2 to +8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ये बी, ऑप्शन सी इज -1 to -8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इज +1 to +8 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या होगा? कितना टेम्परेचर मेंटेन रहता है कोल्ड चेन में? क्वेश्चन पूछा है कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोल्ड चेन में टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। फटाफट आप जब तक कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट में फटाफट आंसर करना है, सबको आंसर करना है। तो चलिए फिर आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका 2 से 8 डिग्री का सेल्सियस कोल्ड चेन के अंदर मेंटेन रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड? कौन सा पार्ट जो बॉडी का है जो टाइफॉइड में अफेक्ट होता है? किसमें? टाइफॉइड में। क्वेश्चन है हमारा, फिर से देख लीजिए, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड? आपके बॉडी का कौन सा पार्ट टाइफॉइड से अफेक्ट होता है? पहला ऑप्शन है लंग्स, दूसरा है इंटेस्टाइन, तीसरा है लीवर, चौथा है पेनक्रियास। तो क्या होगा राइट आंसर? What will be the right answer for the question number 34? Question number 34. The first option is lungs, second option is intestine, third option is liver, fourth option is pancreas. Then what will be right answer? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो right answer is intestine. Intestine ही आपका टाइफॉइड में अफेक्ट रहता है, इसमें पेचेस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस इज डन व्हेन जीएफआर डिक्रीज बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायलिसिस कब किया जाता है? डायलिसिस कब किया जाता है? जब आपकी जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो डिक्रीज हो जाए। नॉर्मल कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। तो आपका जीएफआर कब किया जाएगा? नॉर्मल 125 ml पर मिनट होती है, तो कितने से कम हो जाए तो आप डायलिसिस करोगे? पहला ऑप्शन है 15 ml पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 30 ml पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 45 ml पर मिनट, चौथा ऑप्शन है 60 ml पर मिनट। तो कितनी से कम हो जाएगी तो आप डायलिसिस स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 35, डायलिसिस कब स्टार्ट करोगे? जब आपकी जीएफआर कितने से कम हो जाए? 15 से कम, 30 से कम, 45 से कम, या फिर 60 से कम। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज 15 ml पर मिनट। अगर 15 ml पर मिनट से कम हो गई तो आपको डायलिसिस करना ही है, तो आपको डायलिसिस करना ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कोविड का क्वेश्चन है, हाई रिस्क फॉर सीवियर डिजीज और मोर्टेलिटी एक्सेप्ट। हाई रिस्क फॉर सीवियर डिजीज, सीवियर कोविड डिजीज ये बोल सकते हैं। ये कोविड का क्वेश्चन है, हाई रिस्क फॉर सीवियर कोविड डिजीज और मोर्टेलिटी एक्सेप्ट पूछा है, यानी सब ऑप्शन है एक के अलावा। तो पहला ऑप्शन है एज मोर देन 60 ईयर, दूसरा ऑप्शन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन एंड सीएडी, तीसरा ऑप्शन है डीएम एंड अदर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स सच एज एचआईवी, चौथा ऑप्शन है एज लेस देन 60 ईयर। तो कौन सा है हाई रिस्क फॉर सीवियर कोविड डिजीज? किसको कोविड होने के चांसेस हैं एक्सेप्ट एक के अलावा? तो यहां पर चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है हाई रिस्क फॉर सीवियर कोविड डिजीज और मोर्टेलिटी एक्सेप्ट दे रखा है एक के अलावा। तो क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज एज लेस देन 60 ईयर, यानी आपका जो डी है उसके अलावा सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो कोविड मतलब सीवियर डिजीज के रिस्क फैक्टर हैं, हाई रिस्क फैक्टर हैं। जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है वो भी है, जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो है, हाइपरटेंशन वाला भी है, सीएडी वाला भी, यानी जो भी हार्ट डिजीज है वो आपका कोविड सीवियर कोविड के हाई रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है। और डीएम वाले पेशेंट और जिसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट हैं वो भी आपका हाई रिस्क के अंदर आता है। जो एज लेस देन 60 ईयर ये आपका हाई रिस्क नहीं है। एज लेस देन 60 ईयर तो अच्छी बात है, नहीं होगा कोविड, इम्यूनिटी अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एप्रोप्रिएट टाइम टू असेस पल्स। किसी की आप पल्स चेक कर रहे हैं
तो एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा? पहला ऑप्शन है 15 सेकंड तक, दूसरा ऑप्शन है 30 सेकंड तक, तीसरा ऑप्शन है 45 सेकंड तक, चौथा ऑप्शन है 1 मिनट तक। एप्रोप्रिएट टाइम पूछा है, किसी के आप पल्स चेक कर रहे हो, किसी के आप हार्ट रेट चेक कर रहे हो, बोल सकते हैं हम हार्ट रेट, लेकिन पल्स आपकी हैंड से करते हैं, तो आप पल्स चेक कर रहे हो किसी की, तो आप कितनी देर तक करोगे? एप्रोप्रिएट कितना टाइम को एप्रोप्रिएट माना है? 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड या फिर 1 मिनट? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज 1 मिनट। पूरे 1 मिनट तक अगर आप किसी के पल्स चेक करोगे तो वो एप्रोप्रिएट होता है। आप शॉर्ट में करने के लिए आप 10 सेकंड तक करते हैं, 10 सेकंड तक करके उसको 6 से गुणा कर देते हैं, या फिर 15 सेकंड तक काउंट करके उसको 4 से गुणा कर देते हैं, 30 सेकंड तक काउंट करके उसको 2 से गुणा कर देते हैं। लेकिन कोई अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, एकदम परफेक्ट अप्रोप्रिएट, तो आपको पूरा 1 मिनट तक काउंट करनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राइज एंड सेपरेट्स बाय एसेप्टिक नेक्रोसिस इन। जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ड्राइज होने लग जाती है, सूखने लग जाती है और अलग हो जाती है बाय एसेप्टिक नेक्रोसिस इन कितने दिनों में? पहला ऑप्शन है 3 से 5 दिनों में, दूसरा ऑप्शन है 9 से 12 दिनों में, तीसरा ऑप्शन है 5 से 8 दिनों में, चौथा ऑप्शन है मोर देन 12 डेज। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 38। जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सूखने लग जाती है और अलग हो जाती है एसेप्टिक नेक्रोसिस से, वो कितने टाइम का पीरियड होता है? पहला ऑप्शन है 3 से 5 दिन, 9 से 12 दिन, 5 से 8 दिन, 12 से ज्यादा दिन। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या आएगा? आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा 5 से 8 दिन, यानी आपकी 5 डेज पे ड्राइज हो जाती है और फिर अलग होने लग जाती है 7वें दिन से। तो ये 5 से 8 दिन का ये आपका प्रोसेस रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन है टोडाइन, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोजन। क्या आएगा? ग्लाइकोजन। मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? टोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन। क्या आएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 39। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, what is the main product of protein metabolism? The first option is todine, the second option is urea, the third option is carbohydrate, the fourth option is glycogen. The right answer will be, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। The right answer is urea. यूरिया इज द राइट आंसर। और कहां पर होता है? फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहां होता है? लीवर में। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। सारे न्यूरोट्रांसमीटर है एक्सेप्ट यानी एक के अलावा। पहला ऑप्शन है डोपामाइन, दूसरा है गाबा, तीसरा है सेरोटोनिन, चौथा है ट्रोपोनिन। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 ऑप्शन आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं एक को छोड़कर। तो कौन सा आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी गाबा, ऑप्शन सी सीरोटोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। द राइट आंसर इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बाकी ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं। बाकी ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ट्रोपोनिन क्या है? ये प्रोटीन है एक तरीके से, प्रोटीन। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटीन मेनली फाउंड इन हार्ट मसल, हार्ट मसल, कार्डियक मसल में पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली सिम्टम्स ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस? कौन सा मिस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम्स है? पहला ऑप्शन है डिस्फीजिया, दूसरा ऑप्शन है फटीग इंप्रूविंग इन द इवनिंग, तीसरा ऑप्शन टोसिस, चौथा ऑप्शन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम्स पूछा है, तो क्या होगा अर्ली सिम्टम फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस? तो राइट आंसर इज, पहला ऑप्शन आपके पास में डिस्फेजिया, दूसरा है फटीग इंप्रूविंग इन द इवनिंग, तीसरा ऑप्शन टोसिस, चौथा ऑप्शन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर विल बी टोसिस। टोसिस आपका अर्ली सिम्टम है मिस्थीनिया ग्रेविस का। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कोविड का क्वेश्चन है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड इफ रेस्पिरेटरी रेट SpO2 इज, रेस्पिरेटरी रेट, एक पेशेंट है सीवियर कोविड से सफर कर रहा है, अगर किसी पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट है, हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड इफ रेस्पिरेटरी रेट, सीवियर कोविड आप कब बोलोगे जब पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट या तो मोर देन 30 मिनट विद ब्रीथलेसनेस, मोर देन 24 पर मिनट ब्रीथलेसनेस, मोर देन 20 पर मिनट ब्रीथलेसनेस, या फिर मोर देन 12 पर मिनट ब्रीथलेसनेस। सीवियर कोविड कब बोलोगे आप कि पेशेंट को सीवियर कोविड है, कब बोलोगे कि पेशेंट को सीवियर कोविड है, जब आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट के अकॉर्डिंग या तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 है, या फिर मोर देन 24, मोर देन 20, या फिर मोर देन 12। राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट कीजिए। अकॉर्डिंग टू ICMR व्हेन विल यू से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास में लास्ट में कमेंट जरूर करना है, आपका स्कोर कितना है स्कोर बताना है, और साथ में आपको कुछ अच्छा लगा तो आप बता सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ, द राइट आंसर इज मोर देन 30 पर मिनट। अगर आपकी 30 से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट आ रही है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड, और 24 से ज्यादा आ रही है तो आप मॉडरेट कोविड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर SpO2 गलती से प्रिंट हो गया, तो आपको क्वेश्चन इतना ध्यान रखना है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड इफ रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 30 पर मिनट विद ब्रीथलेसनेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर गोल ऑफ रीस्ट्रेनिंग, सारे गोल हैं रीस्ट्रेनिंग के एक्सेप्ट एक के अलावा। ऑल द फॉलोइंग आर गोल ऑफ रीस्ट्रेनिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में आपको एक्सेप्ट पे जरूर ध्यान देना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा भ्रमित किए जाने वाला जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट, जिसमें जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं न्यू स्टूडेंट वो अक्सर इस वर्ड में गलतियां कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। चलो चलते हैं, पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट इंजरी ड्यू टू फॉल, दूसरा है टू प्रिवेंट सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, तीसरा है टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, चौथा है टू इम्पोज कंट्रोल ऑन बिहेवियर। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल आर द फॉलोइंग गोल ऑफ रीस्ट्रेनिंग एक्सेप्ट, सारे रीस्ट्रेनिंग के गोल हैं एक्सेप्ट एक के अलावा, तो क्या क्या आएगा कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज प्रिवेंट इंजरी ड्यू टू फॉल, ऑप्शन बी प्रिवेंट सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, ऑप्शन सी प्रिवेंट प्रेशर सोर, ऑप्शन डी टू इम्पोज कंट्रोल ऑन बिहेवियर। राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, तो राइट आंसर इज टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। अगर आप किसी को रीस्ट्रेन कर रहे हो तो इसके चांसेस कम नहीं होते हैं, ये गोल नहीं है, दिस इज द नॉट गोल। प्रेशर सोर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, इसमें इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस, यानी प्रेशर सोर बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक रीस्ट्रेनिंग करके रख रहे हो तो वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेशर सोर के, ना कि कम हो जाते हैं। बाकी ये सारे इस पे अप्लीकेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई इज प्रिवेंटेड बाय, आपकी जो लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? पहला ऑप्शन है सीलिया, दूसरा ऑप्शन है म्यूकस, तीसरा ऑप्शन है सर्फेक्टेंट, चौथा ऑप्शन है प्लूरल फ्लूइड। तो किसके द्वारा आपकी एल्वेलाई है जो कोलैप्स होने से प्रिवेंट होती है? पहला ऑप्शन सीलिया, दूसरा म्यूकस, तीसरा सर्फेक्टेंट, चौथा प्लूरल फ्लूइड। क्या आएगा राइट आंसर? कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई इज प्रिवेंटेड बाय सीलिया, म्यूकस, सर्फेक्टेंट या फिर प्लूरल फ्लूइड। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं।
राइट आंसर क्या होगा? सबने आंसर कर दिया ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया है, सर्फेक्टेंट। जी हाँ, अगर ऑप्शन में आपको सर्फेक्टेंट है तो सबसे पहले यही करना है। इसके साथ में जो आपकी रेजिडुअल एयर है वो भी आपके एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाती है, रेजिडुअल एयर, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फूड गिवन टू चाइल्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। एक पेशेंट की टॉन्सिलेक्टोमी हुई है बच्चे की, उसको कौन सा फूड देना चाहिए? पहला ऑप्शन है हॉट मिल्क, दूसरा ऑप्शन है हॉट सूप, तीसरा है टी, चौथा है आइसक्रीम। तो क्या दोगे, क्या दोगे और क्यों दोगे और क्यों नहीं दोगे, सब पता होना चाहिए आपको। एक बच्चा है जिसका टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, कौन सा फूड उसको दोगे? पहला ऑप्शन हॉट मिल्क, दूसरा ऑप्शन हॉट सूप, तीसरा ऑप्शन टी, चौथा ऑप्शन आइसक्रीम। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 45 पर आ चुके हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज आइसक्रीम। क्या देना उसको? आइसक्रीम देना। क्यों देना? क्योंकि ये कोल्ड है, ये कोल्ड है। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे क्या हैं? हॉट बेवरेज है, हॉट बेवरेज हैं। और टॉन्सिलेक्टोमी अभी तुरंत हुई है, तो अगर आप हॉट बेवरेज दोगे तो क्या होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे। अगर हॉट बेवरेज दोगे और कोल्ड दोगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। ब्लीडिंग क्या हो सकती है? स्टॉप। और हॉट बेवरेज दिया तो क्या होगा? स्टार्ट हो सकती है। और तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 एज ऑफ अल्जाइमर इज, अल्जाइमर डिजीज की जो 4 ए हैं उससे आप क्या समझते हैं, क्या क्या होता है? एक्सेप्ट, यानी 4 में से 3 है, एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में एग्नोसिया, दूसरा एप्रेक्सिया, तीसरा एफीजिया, चौथा एनोरेक्सिया। तो कौन सा आपका 4 ए में इंक्लूड नहीं है? व्हाट विल बी नॉट इंक्लूड इन 4 ए ऑफ अल्जाइमर? पहला ऑप्शन एग्नोसिया, दूसरा एप्रेक्सिया, तीसरा एफीजिया, चौथा एनोरेक्सिया। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट कमेंट कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। कमेंट जरूर करना है लास्ट में, कमेंट नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा आपके लिए, कमेंट करोगे तो ही आएगा नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा जब 50 कमेंट हो जाएंगी। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर इज एनोरेक्सिया, राइट आंसर इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया आपका 4 ए में इंक्लूड नहीं है। एक होता है एग्नीशिया, एक एप्रेक्सिया, एफीजिया, और एक जो चौथा है वो है एमनेसिया, एमनेसिया। तो ये आपका 4 ए में इंक्लूड होता है। अल्जाइमर्स का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 4 ए क्या क्या है अल्जाइमर्स में। तो अमनीसिया, एग्नोसिया, एप्रेक्सिया, एफेजिया, ये 4 ए है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ओबेसिटी इज कंसिडर्ड इफ बीएमआई इज, ओबेसिटी आप कब कंसिडर करोगे? बीएमआई के अकॉर्डिंग आप कौन सी बीएमआई को आप ओबेसिटी में कंसिडर करोगे? पहला ऑप्शन है लेस देन 18.5, दूसरा ऑप्शन 18.5 टू 24.99, तीसरा ऑप्शन मोर देन 25, चौथा ऑप्शन मोर देन 30। तो कितनी बीएमआई को आप ओबेसिटी में कंसीडर करोगे? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए ओबेसिटी, कितनी बीएमआई को ओबेसिटी बोलते हैं? फटाफट बता दीजिए। ओबेसिटी इज कंसीडर इफ बीएमआई इज ऑप्शन ए लेस देन 18.5, ऑप्शन बी 18.5 टू 24.99, ऑप्शन सी मोर देन 25, ऑप्शन डी मोर देन 30। क्या आएगा राइट आंसर? चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज मोर देन 30। मोर देन 30 है तो आप उसको ओबेसिटी में कंसीडर करोगे। जैसा कि आपको बता दें, अगर किसी की 18.5 से कम है तो आप उसको अंडरवेट में काउंट करोगे, और 18.50 से 24.99 यानी बोल सकते हैं 18.5 से 25 की जो रेंज है वो आपकी नॉर्मल होती है,
और 25 से अगर ज्यादा हो रहा है तो वो आपकी प्री ओबेज में आ जाती है, ओबेज नहीं होती है, प्री ओबेज में आती है। और अगर 30 से बोल सकते हैं प्री ओबेज की जो होती है, सॉरी ओवरवेट हम बोल सकते हैं, 25 से ज्यादा अगर वेट हो रहा है तो उसको ओवरवेट बोलोगे, ओबेज उसको नहीं बोलोगे। और प्री ओबेज की बात करें तो 25 से लेके अगर 29.99 यानी 30 तक, 25 से 30 तक है तो उसको आप प्री ओबेज बोलोगे। फिर ओबेसिटी की आती है 3 क्लास, यानी 30 से ज्यादा हो जाए तो उसको ओबेसिटी बोलते हो, 30 से 35 तक है तो उसको क्लास 1, 35 से 40 है क्लास 2 और 40 से ज्यादा है तो उसकी क्लास 3 ओबेसिटी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए और खुद के लिए भी। आप अपनी बीएमआई भी निकाल लेना कितनी आती है बीएमआई, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, निकाल के फॉर्मूला भी आपको कमेंट करना है बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द यूज ऑफ टच, टच का यूज हो रहा है टू कन्वे योर फीलिंग टू द पेशेंट इज कॉल्ड। अगर आप अपनी फीलिंग्स को पेशेंट को बताने के लिए टच का यूज कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दूसरा है हेप्टिक कम्युनिकेशन, तीसरा है गेस्टाल्ट थेरेपी, चौथा है न्यूरल नेटवर्किंग। तो क्या होगा, what will be right answer, the use of touch to convey your feeling to the patient is called, पहला है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दूसरा हैप्टिक कम्युनिकेशन, तीसरा गेस्टाल्ट थेरेपी, चौथा है न्यूरल नेटवर्किंग। क्या आएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आपने आंसर कर दिया, चलिए आंसर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज हैप्टिक कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड, सेक्स क्रोमोसोम को और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, पहला है एलोसोम, दूसरा हेट्रोसोम, तीसरा ऑटोसोम्स, चौथा यूक्रोमोसोम्स। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सेक्स क्रोमोसोम को, सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है, एलोसोम, हेट्रोसोम्स, ऑटोसोम्स या फिर यूक्रोमोसोम्स। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। द राइट आंसर इज एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को आप एलोसोम भी बोलते हो, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एटोसोम, ऑटोसोम्स। चलो चलते हैं, ये इस आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो, आज के वीडियो का। तो इसके अंदर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा काम है। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरेक्टर पिलाई, दूसरा ऑप्शन स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट, चौथा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर कीजिए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरेक्टर पिलाई, दूसरा ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट, चौथा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, यानी जैसा कि आपको बता दें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरेक्टर पिलाई जो आपकी रोम बोलते हैं, रोम 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 रोम। तो रोम जो है वो आपका किस कौन से सिस्टम की वजह से होता है, सिंपैथेटिक की वजह से, सिंपैथेटिक की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका एक्टिवेट होता है तब आपकी अरेक्टर पिलाई काम करती है, स्वेट ग्लैंड पसीना भी जब भी आता है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और हार्ट रेट भी जब बढ़ेगी जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या होता, डायलेशन होता, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं और जुड़े रहिए।
आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा मुझे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आऊंगा आपके लिए। आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स दोगे तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको ये पेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर्स, बहुत कुछ देखना पड़ता है आपके लिए। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब है, जो क्लास नहीं ले सकते, कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए हम फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए उसके लिए हमारे साथ में और सपोर्ट कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। अपनी आईडी पे टीके नर्सिंग का लोगो भी लगा सकते हैं आप सपोर्ट करने के लिए। हम अगर आपका सपोर्ट इसी तरह से देखेंगे तो फिर हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और फ्री में आपके लिए क्लासेस लगाएंगे, सारी क्लासेस आपके लिए फ्री में लगाएंगे। जो भी गरीब स्टूडेंट है जो फीस नहीं दे पाता, उसके लिए हम यहाँ पर फ्री क्लासेस लगाएंगे। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, जैसे भी आप कर सको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।